बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अब आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का फॉर क्लास 8 एंड 9th। ठीक है, चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे, हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वाटर की, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को कंप्लीट करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर को। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में सॉल्वेंट को हम पढ़ चुके थे। अब हम डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस देखेंगे। ठीक है, और एयर के टॉपिक में हम देखेंगे रोल एंड यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल एंड यूज़ ऑफ ओजोन। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक भी है रोल एंड यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, वो इसमें मिसिंग है, वो भी क्योंकि बुक में पेज मिसिंग है, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी, उसके बारे में हमारे पास बुक में क्या मौजूद है। नाउ कम टू योर बुक। बुक में आपके पास है डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस। ठीक है, इसमें है वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे उसमें क्या कह रहा है कि वाटर की प्रॉपर्टी यूनिक है इस लिहाज से कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, जिस भी चीज़, जैसे हमारे पास एक लिक्विड में हमारे पास वाटर है और ऑयल है, तो ऑयल ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसी तरह वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ज़्यादा डेंस होने शुरू हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज डाउन फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बिगिंस टू टेक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी वो बर्फ़ बनने लग जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी उसका बर्फ़ में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसिस ऑफ आइस इंक्रीजेज। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होता है कि जो आइस बनी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनके जो एटम्स हैं, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो और मज़ीद बढ़ने लग जाती हैं। एंड इट इज़ वॉल्यूम इंक्रीजेज दैन प्योर वाटर। और जाहिर सी बात है कि जो पानी जगह ले रहा होता है, आइस उसकी निस्बत ज़्यादा जगह लेने लग जाती है, क्योंकि वो चौड़ा होता, फैलता जाता है, उसकी फोर्सेज ज़्यादा होती जाती है, इसकी वजह से वो फैलने लग जाता है। दस द आइस हैज़ लोअर डेंसिटी दैन द वाटर, जिसकी वजह से जो गहराई है या गाढ़ापन है वो आइस का कम होता है पानी की निस्बत। पानी में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, जबकि आइस में वो उनके दरमियान की स्पेस बढ़ने लग जाती है, इसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। इन विंटर व्हेन टेम्परेचर फॉल्स एक तो क्या होता है, सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होने लग जाता है, द अपर लेयर ऑफ वाटर बिकम डेंसर एंड मूव्स डाउनवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी पानी की, वो जैसे पता थोड़ी गाढ़ा होना शुरू हो जाती, डेंस होना शुरू हो जाती है और वो नीचे जाने लग जाती है। द लोअर लेयर्स विच हैव लो डेंसिटी, और जो नीचे पानी मौजूद था जिसकी डेंसिटी अभी कम थी, वो नतीजे में ऊपर आने लग जाता है। वन टेम्परेचर पानी आपका टेम्परेचर और कम होता है तो क्या होता है, अपर लेयर बिकम डेंसर विच कांट गो डाउन एज द लो लेयर्स हैव द सेम डेंसिटी। तो अब वो इतनी डेंस होने लग जाती है कि अब वो नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे भी वो ठंडा जो टेम्परेचर जो है नीचे को भी डेंस कर रहा होता है। तो अपर लेयर मोर डेंस होती है, नीचे कम डेंस होता है, फिर लास्ट में जाके वाटर अगेन हमारे पास आ जाता है। नाउ विद द फर्दर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस ऑफ अ लेक फ्रीजेज, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो ऊपर वाली तह है जमने लग जाती है एंड कन्वर्ट इनटू आइस, और बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है। देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन द, और नतीजे में आइस जो है वो हमारे पास ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। द सरफेस लेयर ऑफ आइस एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डू नॉट अलाउ द लो लेयर ऑफ वाटर टू फ्रीज। उसके नतीजे में क्या होता है कि अब नीचे मजीद पानी जो है वो फ्रीज नहीं होता, ऊपर वाली लेयर ही फ्रीज हो जाती है, और वो इंसुलेटर यानी जो मज़ीद टेम्परेचर का स्लो डाउन होना है वो नीचे नहीं जाने देती, बल्कि अपने ऊपर ही उसको ख़त्म कर देती है। इफ़ द आइस वाटर डेंसर देन वाटर, इफ़ द आइस वर डेंसर देन वाटर, क्या इसमें बता रहे हैं कि अगर क्या होता कि आइस ज़्यादा डेंस होती तो नतीजे में क्या होता, जैसे कि हर सब्सटेंस में होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं और वो नीचे तह में चले जाते हैं, जबकि आइस के केस में ये चीज़ डिफरेंट है। तो क्या होता है, सरफेस ऑफ लेक वुड फ्रीज, तो जो नीचे वाली तह है वो फ्रीज होने लग जाती है एंड सिंक रेपिडेटली अंटिल द इंटायर लेक वो सॉलिड। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा लेक जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव ना कर पाती। दस डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस इज़ द रीज़न फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन वाटर। तो इस वजह से यानी नेचुरली जो है कह लें, कुदरत ने, खुदा ने क्या रखा है कि वाटर और आइस की डेंसिटी में फ़र्क रखा है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस जो है एक्वेटिक लाइफ का भी और सारी सर्वाइवल का पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसके लिए मज़ीद आपके लिए वाज़ेह हो जाए, इधर मेरे पास आपके दिखाने के लिए एक वीडियो है बहुत आसान सी, जिसमें आपके लिए ये प्रोसेस मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास हो क्या रहा होता है।
ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये हम अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, Water is the liquid of life. We drink it, we bathe in it, we farm, cook, and clean with it. It's the most abundant molecule in our bodies. In fact, every life form we know of would die without it. But most importantly, without water, we wouldn't have iced tea. Iced tea. यहाँ पे ये फोकस करने का मकसद यही है कि आप देख रहे हैं कि ये जो आइस है हमारे पास, जो आइस है वो क्या है, वो पानी के ग्लास के अंदर है, लेकिन वो ऊपर फ्लोट कर रही है, नीचे नहीं जा रही। जैसा कि फर्दर वो आपको बताएगा। Why do these ice cubes float? If these were cubes of solid argon in a cup of liquid argon, they would sink. And the same goes for most other substances. But solid यानी मोस्टली सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड जो है वो नीचे तय में चला जाता है, जबकि आइस के केस में ये चीज़ डिफरेंट है। water, aka ice, is somehow less dense than liquid water. How's that possible? You already know that every water molecule is made up of 2 hydrogen atoms bonded to 1 oxygen atom. Let's look at a few of the molecules in a drop of water. And let's say the temperature is 25 degrees Celsius. The molecules are bending, stretching, spinning, and moving through space. Now, let's lower the temperature, which will reduce the amount of kinetic energy each of these molecules has. So they'll bend, stretch, spin, and move less. And that means that on average, they'll take up less space. Now मतलब जैसे हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इनकी जो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो मज़ीद स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर अपनी शेप नहीं बना पाते और इनका स्ट्रक्चर इनका चेंज होने लग जाता है। less space. Now you'd think that as the liquid water starts to freeze, the molecules would just pack together more and more closely. But that's not what happens. Water has a special kind of interaction between molecules that most other substances don't have, and it's called a hydrogen bond. Now remember that in a covalent bond, 2 electrons are shared, usually unequally, between atoms. In a hydrogen bond, a hydrogen atom is shared. ये थोड़ा सा आपको केमिकल कंपोजिशन बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। ये क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा डेप्थ में है केमिकली, तो अगर हम इसको फर्दर देखें यहाँ पर कि इन द एंड जो भी उनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही होती है, उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है। Hydrogen bonds form extended networks between hundreds, thousands, millions, billions, trillions of molecules, and these bonds are constantly breaking and reforming. Now back to our water as it cools down. Above 4 degrees Celsius, the kinetic energy of the water molecules keeps their interactions with each other short. Hydrogen bonds form and break like high school relationships. That is to say, quickly. But below 4 degrees, the kinetic energy of the water molecule starts to fall below the energy of the hydrogen bonds. So hydrogen bonds form much more frequently than they break, and beautiful structures start to emerge. जिस तरह ये आपको दिखा रहे हैं कि जब नॉर्मल वाटर में ये स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन जब आइस होती है तो आइस में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनने लग जाता है। Celsius. The kinetic energy of the water molecule hydrogen bonds form, and molecule starts to fall below the energy of the hydrogen bonds. So hydrogen bonds form much more frequently than they break, and beautiful structures start to emerge from the chaos. This is what solid water, ice, looks like on the molecular level. Notice that the ordered hexagonal structure is less dense than the disordered structure of liquid water. And you know that if an object is less dense than the fluid it's in, it will float. So ice floats on water. So what? It floats on water. ये देखिए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, water. यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है If an और उधर object कम is है। less dense than the fluid it's in, it will float. So ice floats on water. So what? Well, let's consider a world without floating ice. The coldest part of the ocean would be the pitch black ocean floor, once frozen, always frozen. Forget lobster rolls, since crustaceans would lose their habitats, or sushi, since kelp forests wouldn't grow. What would Canadian kids do in winter without pond hockey or ice fishing? And forget James Cameron's Oscar, because the Titanic totally would have made it.
ये यानी इसमें उन्होंने आपको बताया है कि वाटर का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है लो टेम्परेचर पे, और उसमें क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो आइस की क्योंकि डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करती है। दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस। वाटर की डेंसिटी आइस की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है, और आइस की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से विंटर में या जब टेम्परेचर फॉल होता है तो आइस ऊपर फ्लोट करती है और वाटर नीचे रहता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर पाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर नाम से पता चल रहा है, मतलब एयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। द टू मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा एयर में मौजूद है तादाद में, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है और नाइट्रोजन की परसेंटेज है, ठीक है। नीचे टेबल आपको दिया हुआ है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.99 है, ऑर्गन एंड अदर रेयर गैसेज 0.94 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, अमोनिया एंड ओजोन के ट्रेसेस मौजूद हैं, और वाटर वेपर जो है अमाउंट वेरीज यानी मुख्तलिफ होती है, और जहाँ जहाँ पर भी एयर है उस लिहाज से उसकी वेपर की तादाद मुख्तलिफ होती है। सबसे ज़्यादा जो एयर में मौजूद है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपकी बुक में नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग का कोई इशू है, तो पेज आपका यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यूज़ जो हैं वो थोड़े से मिसप्लेस हुए हुए हैं प्रिंटिंग की वजह से। सिर्फ रोल एंड यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं रोल एंड यूज़ ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, फिर उसके बाद रोल एंड यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, ठीक है। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले है रोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एयर आफ्टर नाइट्रोजन, ठीक है। यानी नाइट्रोजन के बाद हमने देखी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, ऑक्सीजन की है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग लाइफ एंड फिनोमिना ऑफ बर्निंग एंड रस्टिंग, ठीक है। अब इसका यूजेज बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर है। बर्निंग और रस्टिंग दोनों प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकते। फॉर बर्निंग और कंबशन वी रिक्वायर 3 थिंग्स, ठीक है, कि जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, फ्यूल हो, हीट हो और ऑक्सीजन हो, तो बर्निंग प्रोसेस पॉसिबल होता है। दीज मेक अप 3 प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग, बिकॉज बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज द फायर गोज आउट, ठीक है। फायर जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन उसमें एक मेन रोल प्ले करती है। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फायर का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, यानी आग नहीं जल सकेगी। बर्निंग और कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है विच इज अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लाइट एंड हीट। बर्निंग के नतीजे में हमें क्या मिलता है, लाइट मिलती है और हीट मिलती है, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कंबस्टिबल मटीरियल यूजली कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी जो चीज़ जल रही होती है, जो चीज़ जलाई जा रही होती है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि उसमें से जो भी कह लें कि ड्रॉप जो उसका बचा बचा कुछ मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल यानी जो जला हुआ मटेरियल है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाता है, और ये ऑक्साइड अगर वाटर में मिलाए जाएं तो एसिड्स बन जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि एक कंबशन का प्रोसेस जो है वो ऑक्साइड्स भी बना रहा है और एसिड्स भी बना रहा है। तो और कंबशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड लाइक वेजिटेबल मीट एक्सेट्रा, यानी जितना भी जो गलना सड़ना होता है चीज़ों का, चाहे वो फूड है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, मीट है, कुछ भी है, उसके लिए भी ऑक्सीडेशन इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन इट, यानी उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार मौजूद होती है इन चीज़ों में, उनकी वजह से ही वो गलने सड़ने का प्रोसेस यानी डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी तभी पॉसिबल हो पाता है। ओजोन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीजन, जो ओजोन लेयर है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद होती है विच इज़ प्रेजेंट इन द ओजोन के बारे में आपको पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द मौजूद है, जो कि इज़ यूजफुल टू प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है सन की वो अर्थ तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उसके डैमेज होने की वजह से कितना ज़्यादा चीज़ें नुकसानदेह साबित होती हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है, एक कंबशन के लिए ज़रूरी है, एक ऑक्साइड बनाने के लिए, एसिड बनाने के लिए, डिग्रेडेशन का प्रोसेस उसकी वजह से होता है, ओजोन उसकी वजह से क्रिएटेड है, और इन द एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसी वजह से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अकर इन द एटमॉस्फेयर एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। डायटोमिक यानी दो दो एटम्स की फॉर्म में मौजूद होती है। इट इज़ द मेजर कॉज, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज थी वो नाइट्रोजन की थी। इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ये इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करती नेचुरली, जैसे हमने ऑक्सीजन के देखा कि वो ऑक्साइड भी बना रहा है, एसिड भी बना रहा है, डिग्रेडेशन भी कर रहा है, तो ये कंपेरेटिवली स्लो मौजूद रहती है एयर में। बट इट एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट
कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, करेगन का प्रोसेस हो रहा है, उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए नाइट्रोजन का नेचुरली मौजूद होना ज़रूरी था। जैसे हम जानते हैं कि जैसे नेचुरली खुदा ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें किसी भी तरह की कमी पेशी नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल है। तो नाइट्रोजन की वजह से वो कंबशन का प्रोसेस या करोजन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन रहता है। अगर ये ना हो तो एकदम से ब्लास्ट हो और बर्निंग जो है वो कंट्रोल ना हो सके। नाइट्रोजन ऑल्सो अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी इसकी मिकदार पाई जाती है, लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं है, बल्कि प्रोटीन्स में कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एनिमल्स कहाँ से प्रोटीन लेते हैं, जब उनको खा लेते हैं, प्लांट्स को खाते हैं तब। प्लांट्स प्रोड्यूसेस प्रोटीन फ्रॉम द नाइट्रेट इन द सॉइल। और प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं नाइट्रेट प्रोटीन ले रहे हैं? सॉइल में से ले रहे हैं। सॉइल में जो नाइट्रेट मौजूद है वहाँ से नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। और नाइट्रेट कहाँ से बन रहे हैं? नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है वहाँ से नाइट्रेट्स बन रहे हैं, एंड अमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल। ये दोनों मिल के जो है वो नाइट्रेट बना रहे हैं। प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल। तो फिर वो प्लांट्स हमने देखा कि कहाँ से ले रहे हैं? नाइट्रेट से अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये नाइट्रोजन ऐसी बात है अगर हम प्लांट्स को खाते हैं या किसी भी प्रोसेस से एनिमल तक भी पहुंच जाती है। एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स डीके सम सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, यानी जो आपके पास डेड प्लांट है जो अब लाइफ नहीं है, या एनिमल्स का जो डीके प्रोसेस है, तो कुछ जो नाइट्रोजन सॉल्यूबल होती है, यूजली नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय दीज प्लांट्स। ठीक है, वो उनको फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑफ दीज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। यानी वो जो नाइट्रेट्स हमारे पास थे डेड प्लांट्स में या डीके में जो मौजूद थे, उनको क्या किया गया? वो बैक्टीरिया ने कुछ को यूज़ कर लिया जो सॉइल में बाय बैक्टीरिया ने सॉइल के ज़रिए। दिस इज़ देन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो फिर एटमॉस्फेयर में वापस चले गए। इन नेचर यानी द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज ट्रांसफर, यानी ये सारा प्रोसेस जो बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन ट्रांसफ़र होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में, या सॉइल से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो एक नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जब प्लांट डेड हो गया या एनिमल डेड हो गए तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड मौजूद थे वो कहाँ गए? दोबारा से प्लांट्स ने जो ज़मीन में उग रहे थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, या बैक्टीरिया ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया और दोबारा से एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन गया। तो वो कह रहे हैं ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली गोज ऑन, मुसलसल चलता रहता है। ठीक है, ये रुकता नहीं है। कीप द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो एयर में 78% है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कमी या ज़्यादती नहीं होती, क्योंकि ये नाइट्रोजन का साइकिल हर वक्त कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, आप बुक में भी फर्दर इसको देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बुक में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, सफ़ा मौजूद नहीं है, इसलिए जनरली आपको यूजेस बताए हैं नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, और बुक में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें दी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी स्मॉल बट इट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी जैसे हमने देखा कि पीछे परसेंटेज उसकी 0.09 है या समथिंग, वो बहुत थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही है। क्या है? इट इज़ यूज्ड अप बाय प्लांट्स ड्यूरिंग, जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उसकी वजह से क्या है कि प्लांट्स का फूड ही आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही उनका फूड, जो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका फूड ही इसकी वजह से प्रोड्यूस हो पा रहा है, और वाटर वेपर्स भी सनलाइट की प्रेजेंस में। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ द रेडिएशंस गोइंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द हीट ऑफ दिस रेडिएशंस वार्म अप द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी इसकी वजह से क्या है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी मेंटेन है। ये जो रेडिएशंस हमारे पास होती हैं एटमॉस्फेयर की, उनको बाहर नहीं जाने देती, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म अप रहती है और एक टेम्परेचर जो कि ज़रूरी है वो कंप्लीट रहता है। अब लास्ट में हम ओजोन का देख लेते हैं। इट लाइज अबाउट 31 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका डिस्टेंस बताया है सरफेस ऑफ अर्थ से, ये 31 किलोमीटर ऊंची होती है लेयर। ओजोन इज प्रेजेंट इन एयर, एयर में ही मौजूद है। इट एक्ट इज शील्ड एंड एब्जॉर्ब द, जैसे हमने पहले देखा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, सन की अर्थ तक नहीं आने देती। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर डेंजरस एंड प्रोड्यूस स्किन कैंसर एंड अदर डिजीज। जैसा कि हमने देखा कि ये डिजीज़ अब मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर डैमेज हो गई पोल्यूशन की वजह से। तो ये ओजोन लेयर का क्या काम है? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये कि वो 31 किलोमीटर अबव है, और दूसरा ये कि एयर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और एक शील्ड के तौर पर काम करती है अर्थ के लिए। ठीक है, तो हमने इस वाटर का डेंसिटी देखी और एयर की कंपोजिशन में जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनका रोल देखा थोड़ा बहुत। अब आपके लिए आज मेरे पास क्वेश्चन थोड़े हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन विंटर।
ठीक है, यानी किस वजह से वो सर्वाइव कर पाती है, कैसे सर्वाइव कर पाती है, इसमें डेंसिटी का रूल ही है कि आइस की डेंसिटी क्योंकि कम होती है इसलिए वो फ्लोट करती है और नीचे जो है वो पानी को फ्रीज़ नहीं होने देती, इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। ये आपके बुक में चैप्टर में जो हमने पढ़ा है डेंसिटी का टॉपिक उसमें मौजूद है। नंबर 2 इज़ व्हाट आर द 2 मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर, यानी एयर में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद है, हमने देखा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें आप इसकी परसेंटेज भी लिख सकते हैं। फिर है राइट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी एयर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी परसेंट के साथ कंपोजिशन लिखें, ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, जो आपको टेबल दिया गया है उसको आप इसके आंसर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस टॉपिक में मज़ीद और भी क्वेश्चंस हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, होप यू गेट दिस। अल्लाह हाफ़िज़।